नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योगेंद्र सिंह। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगले वीडियो से हम लोग पीसीएस परीक्षा के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की सीरीज़ शुरू करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की सीरीज। तो समय न व्यर्थ करते हुए शुरू ही करते हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान। हम लोगों को पढ़ना है संविधान। कुछ लोग जो है इसको राज्य व्यवस्था भी बोलते हैं। ये पीसीएस परीक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ, पीसीएस और आईएएस परीक्षा के लिए। राज्य व्यवस्था एक अलग चीज़ है और संविधान एक अलग चीज़ है। हम लोगों को पढ़ना संविधान है। राज्य व्यवस्था क्यों नहीं पढ़ना? राज्य व्यवस्था मतलब सरकार की व्यवस्था। सरकार की व्यवस्था, सरकार की जो व्यवस्था है वो चलती है संविधान से। इसलिए हम लोग स्टडी किसकी करते हैं? संविधान की। राज्य व्यवस्था, तो फिर राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान प्लस संविधान इतर संस्थाएं, संविधान इतर संस्थाएं प्लस सरकारी नीतियां, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो यही है राज्य व्यवस्था। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान, भारतीय संविधान। ठीक है। तो संविधान क्या है इसको समझते हैं। संविधान का इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको पढ़ा क्यों जाता है। तो संविधान है क्या? जब पर भी संविधान बोला जाए तो आप लोग ये समझिए कि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान क्या है? संविधान को कहा गया कानूनों का कानून। लॉ ऑफ लॉस, ये सुप्रीम लॉ भी कहा जाता है इसको। सबसे बड़ा कानून। बाकी जो कानून बनाए गए जैसे भारतीय दंड संहिता है, भारतीय साक्ष्य संहिता, इस तरह के जो भी कानून निकले उस संविधान से ही निकले। सबसे बड़ा कानून बताया गया कि संविधान ही है। हाईएस्ट लॉ ऑफ नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज हाईएस्ट लॉ ऑफ नेशन। हाईएस्ट लॉ ऑफ नेशन। किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा कानून। देखिए इसमें राष्ट्र में भी, राष्ट्र मतलब क्या है, इसमें तीन शब्द होते हैं। एक नेशन, दूसरा स्टेट, तीसरा कंट्री। इस बारे में कोई व्यक्ति जानता है नेशन किसको बोला जाएगा, स्टेट किसको बोला जाएगा, कंट्री किसको बोला जाएगा? आप बता सकते हैं कुछ? ठीक। नेशन जो होता है इट्स इंडिकेट कल्चर। स्टेट मीन ये किसी संस्कृत को इंडिकेट करता है। संस्कृत। बाइलिंगुअल लेक्चर होगा, हिंदी वाले हिंदी में समझ लें, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में समझ लें। ठीक है। स्टेट और कंट्री, अब इन दोनों टर्म को समझे जाए। स्टेट मतलब संप्रभु सरकार जहाँ पे हो। सॉवरेनिटी। संप्रभु सरकार का मतलब है कि ऐसी सरकार जिसके ऊपर किसी दूसरी सरकार का या किसी दूसरी संस्था का दबाव न हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री तो बने लेकिन गवर्नमेंट उनकी संप्रभु नहीं थी, क्योंकि वायसराय कौन थे? ब्रिटिश सर, अंग्रेज थे। ठीक है। जब चुनाव हुए 51-52 में, उस समय जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय वायसराय हटा के फिर राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो वो सरकार क्या थी? पूरी तरह संप्रभु सरकार, जिसके सारे डिपार्टमेंट इंडियंस के हाथ में ही थे। ठीक है। अब क्योंकि संप्रभु सरकार ही
अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकती है। जब तक हम लोग संप्रभु नहीं दे तो अपनी संस्कृति की भी रक्षा नहीं कर पाए। तो संप्रभु गवर्नमेंट होना जरूरी है, तभी वो किसी संस्कृति की या अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगी। अपनी करेगी, दूसरी की भी कर लेगी। कंट्री जो है ये जियोग्राफिकल टर्म है, भौगोलिक शब्दावली है। ठीक है, भौगोलिक शब्दावली मतलब जिसमें भौगोलिक शब्दों का प्रयोग किया गया, भूगोल के शब्दों, जैसे सीमा रेखा, सीमा रेखा, रिवर्स, नदियाँ मतलब, माउंटेन, पर्वत, पठार, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे इंडिकेट की जाए वो टर्मिनोलॉजी को हम लोग कंट्री समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उसे बताना जरूरी था, नेशन और स्टेट और कंट्री का क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग अपना संविधान आगे बढ़ाते हैं। कुछ कोटेशन है, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। तो ये कहा गया कि नन इज एबव देन कॉन्स्टिट्यूशन, नन इज एबव देन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या सर्वोच्च है। इसका दूसरा मतलब ये हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एबव देन पब्लिक ओपिनियन। जो जनता का जो मत होता है, जनता की जो राय होती है, संविधान उससे ऊपर है। ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पे विरोधाभासी लग रही हैं कि जनता का मत, डेमोक्रेसी है, जनता जो चाहेगी करेगी, ऐसा नहीं। जनता संविधान जब एक बार बना देगी, ठीक है, फिर संविधान ही काम करेगा। ऐसा इसका एग्जाम्पल हुआ था जयललिता के केस में। जयललिता मैडम मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ और कोर्ट ने कहा कि आप जो है सीएम पद से इस्तीफा दे दीजिए। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव हुए तो दोबारा जीत गई। तब जो जयललिता की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि जयललिता सीएम बने, उन्होंने उनको वोट दिया है, ठीक है, पार्टी की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता ने भले ही इनको सीएम बनाने के लिए बहुमत दे दिया है, लेकिन जो इनके खिलाफ मामले हैं उस हिसाब से, रूल के हिसाब से ये सीएम नहीं बन सकती। अगर जनता चाहती है कि ये सीएम बने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लें, बदल लें। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जनता की राय हम नहीं मान सकते हैं। तो कहा गया कि नन इज एबव देन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज एबव देन पब्लिक ओपिनियन। इसलिए कहा जाता है कि सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च किस लिए, सुप्रीम किस लिए, सर्वोच्च। सर्वोच्च किस लिए, सर्वोच्च मान लिया गया। सर्वोच्च इसलिए मान लिया गया कि इसी में भलाई थी, सर्वोच्च मान लिया गया, सबने माना, क्योंकि इसी में भलाई थी। मान लेने में क्यों भलाई थी? क्योंकि जो सरकारें हैं, चाहे जिस सिस्टम की सरकारें हों, चाहे अध्यक्षीय प्रणाली हो या संसदीय प्रणाली हो, उसमें जो सरकारें होती हैं, ये माना गया है कि सरकारें अत्याचारी होती हैं। जो शासक हैं, शासक अत्याचार करते हैं। ठीक है, अगर सरकार को सुप्रीम मान लिया जाएगा, शासकों को सुप्रीम मान लिया जाएगा, तो शासक अत्याचार कर सकते हैं, सरकारें अत्याचारी होती हैं। संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्टता को जन्म देती है। ठीक, ऐसा न हो, सरकारें अपनी मनमानी न कर पाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया, सर्वोच्च माना गया। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ये चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो क्या किया गया, संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। हो सकती है,
ऐसा जरूर नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, तो डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, ये है प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा जनता सरकार में शामिल होती है। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता सीधे निर्णय में शामिल हो, किसी पॉलिसी को बनाना है, कोई निर्णय लेना है, तो जनता उसमें सीधे शामिल हो जाए, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ऐसा दुनिया में एक ही एग्जाम्पल है, वो है स्विट्जरलैंड, जिसको बोलते हैं होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। वहाँ जनता जो है इकट्ठी होती है, पूछा जाता है कि ये नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, हाँ कर दी तो हाँ, ना कर दी तो ना। लेकिन यहाँ जनता डायरेक्ट ऐसे निर्णयों में, नीतियों के निर्माण में शामिल नहीं हो सकती है। जनता शामिल होती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, और प्रतिनिधियों में ये बुराइयाँ हो सकती हैं, प्रतिनिधि अत्याचार कर सकते हैं, गलत कानून बना सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए संविधान को सर्वोच्च माना गया, ना कि सरकारों को। समझा गया? ना समझ में आया तो कोई कमेंट कर सकता है, मैं फिर से बता दूंगा। तो अभी हमने देखा संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, सरकार सर्वोच्च नहीं। सरकारें बदलती रहती हैं, संविधान के अनुसार संविधान नहीं बदलते हैं। ठीक है। संविधान संविधान क्या करती है? सरकार की स्थापना करती है। संविधान के अनुसार संविधान सरकार की स्थापना करती है। स्थापना को हम कह सकते हैं कि जन्म भी देती है, सरकार को जन्म देती है। अब किसी का जन्म हुआ है तो किसी रीजन से हुआ होगा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, उसको कुछ शक्तियाँ चाहिए हो। तो संविधान क्या करता है? संविधान सरकार को शक्तियाँ देता है। सरकार जब जब कहा जाए तो उसमें तीनों सरकार की जो शाखाएं हैं वो शामिल होती हैं। संविधान सरकार को शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि जन्म देने के बाद कर्तव्य पालन के लिए शक्ति देना आवश्यक है। ठीक है। तो सरकार को अपने कर्तव्य पालन के लिए संविधान क्या देती है? शक्तियाँ देती है। सरकार जब जब बोला जाए तो सरकार का मतलब सरकार की तीनों शाखाओं से होता है, जिसकी में विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। ठीक। जब जब सरकार ये टर्म यूज किया जाए तो इसका मतलब यही होता है, तीनों सरकार की शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को क्या करती है? शक्ति देती है। शक्ति किसके लिए देती है? कर्तव्य पालन के लिए। अब शक्ति देने का मतलब क्या है? ये तीनों जो है सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी। ठीक। जैसे आर्टिकल 79 एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें क्या है कि भारत की एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी, संसद। संसद का मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह कानून बनाए जाते हैं। 1 2 3 गो। तो देख रहे हैं कि संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे जब हम लोग देखेंगे कि बिल किस तरह पेश होते हैं, विधेयक कैसे बनते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा कि तीनों संस्थाएं जो हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये इम्पोर्टेंट क्यों? ठीक है। सर, ये तीनों संस्थाएं कैसे काम करती हैं और कैसे चेक एंड बैलेंस करती हैं एक दूसरे पे, और क्या आजकल के परिप्रेक्ष्य में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप जो है इसको इस पर और स्पष्ट करिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। टसल बिटवीन न्यायपालिका और गवर्नमेंट के बीच में जो चल वो रही हमेशा है। रहता है। जी। अभी बताया ना कि जो सरकार को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो संविधान से प्राप्त होती हैं जी। और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कर्तव्य पालन के लिए। यस।
शक्तियाँ मतलब कानून बनाने की शक्ति, जी संसद को कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन वो कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जांचा जाता है कि ये जस्ट, फेयर और रीजनेबल है कि नहीं। इन तीनों पॉइंटों की कसौटी पर उस कानून को कसा जाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि सरकार ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे कि लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर की बजाय क्या हो रहा है, लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, लोगों के कल्याण में बाधा हो रही है, हानि हो रही है, या फिर संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे कानून को अंशतः या पूर्णतः, जितना कानून सुप्रीम कोर्ट समझता है कि इतना कानून ये काम लायक नहीं है, या इससे देश का नुकसान हो रहा है, या इससे संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हो रहा है, उतने कानून को मतलब अंशतः समाप्त कर देती है। और अगर समझती है कि पूरा कानून ही खराब है तो पूरे कानून को रद्द कर देती है। इसलिए कभी कभी गवर्नमेंट मतलब विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति आ जाती है, जैसा कि हमेशा हो जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, हमारे विधायिका के क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार को ऐसे कानून ही नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, तो एक टर्म होता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन न्यायपालिका के द्वारा। तो पुनरावलोकन किसका? सरकार की नीतियों का, जी सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पुनरावलोकन। यस पुनरावलोकन करती है, एक बार अवलोकन कौन करता है? सदन, जी क्योंकि सदन जो है चर्चा करने का निकाय है। यस ठीक है, एक बार अवलोकन किया सदन ने, सदन से पास हो गया कानून, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, जी ठीक है, वो विधेयक बन गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ठीक है, अब क्योंकि एक बार उसका अवलोकन हो चुका है, दोबारा कोर्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे क्या? पुनरावलोकन। और कौन कर रहा है? न्यायपालिका। तो क्या बोलेंगे? जुडिशियल रिव्यू। समझ में? जी क्या ये गवर्नमेंट कुछ कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बना रही है, या आपको लगता है ऐसा जैसे मैं तो कि नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कहने की अथॉरिटी किसी की नहीं है, ये कहने की अथॉरिटी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है। जी कोर्ट अगर समझेगा हाँ तो उस कानून को अंशतः या पूर्णतः अभी बताया समाप्त कर देगा, जी और अगर लगेगा कि कानून से वेलफेयर हो रहा है, पब्लिक का कल्याण हो रहा है, जी ठीक है, तो उस कानून को पास तो है ही। कोई भी साधारण व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये कानून खराब बना है, उस कानून का विरोध हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, या फिर गवर्नमेंट उसको वापस भी ले सकती है। जैसा कि अभी कृषि कानून में देखा, कृषि कानून का विरोध हुआ, ठीक है, जब सरकार ने समझा कि जनता जो है ये समझ नहीं पा रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है, हम जनता को अच्छी तरह से इन कानूनों का महत्व समझा नहीं पाए, इसलिए हम ये कानून क्या करते हैं? रद्द करते हैं या वापस लेते हैं। तो इस तरह इस वीडियो में हमने देखा कि संविधान को सर्वोच्च क्यों कहा जाता है, संविधान सरकार की स्थापना करता है, किस लिए करता है। आगे की वीडियो में इसके आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें।